जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उठापटक हो रही है, उन सारे सिनारियों को अंदाज़ा लगाकर अगर एक साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान जो है किसी बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है, बड़े जाल में फंसता जा रहा है और एक अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स उसके साथ हो रही है या उसके साथ या उसके अंदर हो रही है। और जो पॉलिटिक्स इस समय पर हो रही है उसका नतीजा किस तरफ जाएगा, मैं इसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। अब आ जाते हैं दोस्तों पाकिस्तान कि असलियत में पाकिस्तान के साथ समस्या क्या आ रही है, ये बताइए, ये देखते हैं। अगर पाकिस्तान देखें तो हम इसमें पावर सेंटर्स को हम नोटिस करते हैं कि असलियत में पावर सेंटर्स पाकिस्तान के हैं क्या क्या। अगर पाकिस्तान के पावर सेंटर्स की बात की जाए अगर पाकिस्तान के पावर सेंटर्स की बात की जाए तो हमें एक तरफ वहाँ पर दिखाई देती है गवर्नमेंट के बाद हमें वहाँ पर असली पावर सेंटर एक तरफ आर्मी दिखाई देती है और आर्मी के बाद आईएसआई जो है वो भी हमारे को दिखाई देती है। तीसरा या चौथा जो है वो रिलीजियस एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के दो धार्मिक तत्व हैं, मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी, ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। और दूसरा, नॉन स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, और उन नॉन स्टेट एक्टर्स में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ये जो पावर सेंटर्स हैं, देखिए ये अलग अलग तरीके की स्ट्रिंग्स हैं, ये अलग अलग तरीके की स्ट्रिंग्स हैं, अलग अलग तरीके से हर किसी का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पर अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो अगर आप देखें कि लॉयल टू पाकिस्तान हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉयल टू इस्लाम है। और लॉयल टू इस्लाम से भी ज़्यादा यहाँ पर असलियत में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो इनको फंडिंग देगा वो इनको एंजॉय करेगा, इनके सपोर्ट को एंजॉय करेगा, या वास्तव में ये समझ लीजिए ये वो सपोले हैं जो बार बार सांप बनते हैं और हो सकता है पाले तो इंडिया को मारने के लिए थे लेकिन खुद ही पाकिस्तान को डस रहे हैं। इनसे इसमें आप दो तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स को देखेंगे। एक तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई, जिसमें हाफिज सईद जैसे बंदे थे, और दूसरी वो ऑर्गेनाइजेशन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में ही गर्दा उड़ा रही हैं, धुआं उड़ा रही हैं। ये जो असलियत में तहरीक तालिबान, जैश ए मोहम्मद जैसे हैं, ये तो ख़त्म कर दिए गए और हक्कानी नेटवर्क जो हैं उनको पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बिठा तो दिया, लेकिन क्या वो अफ़गानिस्तान को जिंदा रहने देंगे, इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान की एक तो फॉरेन पॉलिसी, दूसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इन दोनों के ऊपर सीधा सीधा कंट्रोल रखते हैं। वहीं रिलीजियस एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फंडिंग लेते हैं और ये फंडिंग लेकर जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान का माइंड मेकअप करे रखते हैं कि हमारे को हम कहीं ना कहीं वॉरियर फॉर इस्लाम हैं, और ये कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई जो है वो करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करते हैं किसको, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। और ये जो हैं रिलीजियस एलिमेंट्स, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मैनिपुलेशन में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझे? आईएसआई और आर्मी असलियत में जब जब पाकिस्तान के को
जब जब पाकिस्तान को वेस्टर्न पावर्स कंट्रोल करना चाहती हैं, जब जब पाकिस्तान को वेस्टर्न पावर्स कंट्रोल करना चाहती हैं, वो असलियत में आर्मी और आईएसआई को फंडिंग देती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, वही आर्मी कू करवा देते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट को देखें तो जनरली ये पपेट होती है। और जब जब कोई भी पीएम आर्मी के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, या जब जब कोई पीएम कोशिश करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट पीएम की तरह काम करे, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी आरोप में भगाकर उसकी पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया जाता है। यही एक रीज़न है कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। उसे किसी ना किसी मामले में निकल जाना पड़ा है या देश छोड़कर भागना पड़ा है। इमरान खान देखते हैं 2023 के इलेक्शन लड़ पाते हैं या उससे पहले ही इन्हें हटा दिया जाता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम पर हो क्या रहा है। पाकिस्तान की जो भी इस टाइम पर पॉलिसीज हैं उनके अंदर देखो, पाकिस्तान के अंदर इतने सारे फैक्टर्स यानी मैनी स्टेट एक्टर्स हैं, यानी मैनी मोर देन वन पावर सेंटर होने की वजह से क्या है, मोर देन वन पावर सेंटर। जब किसी भी देश में एक से ज़्यादा पावर सेंटर होते हैं तो असलियत में वहाँ डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो वीक होती है, वो वीक होगी। और जैसे ही डोमेस्टिक पॉलिसी वीक होगी वहाँ पर असलियत में इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन फोर्सेस नज़र आएगा, इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन फोर्सेस नज़र आएगा, या फॉरेन पावर या फोर्सेस नज़र आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जब जब आपके पास एक से ज़्यादा पावर सेंटर होंगे तब तब आपकी जो घरेलू राजनीति है वो कमज़ोर होगी। घरेलू राजनीति जब जब कमज़ोर होगी, क्योंकि पावर सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, आप इंडिया को याद कीजिए। इंडिया 1990 के दशक में बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था। 13 दिन 13 महीने कुछ महीने की सरकारें चल रही थी। ऐसे में फॉरेन पावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इंडिया के मैनिपुलेशन में। लेकिन इंडिया एक बड़ा कंट्री ज़्यादा है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक मजबूती के साथ उभर कर आई, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए फॉरेन पावर्स जितना हो सकता था। पाकिस्तान एक छोटा देश है और वहाँ पर मल्टीपल पावर सेंटर्स डेवलप हो चुके हैं, मिडिल क्लास था नहीं। इस वजह से फॉरेन पावर्स जब मर्जी इनकी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशन करके अपना काम निकाल लेते, अपना घाट निकाल लेते। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन पावर्स हो रहा है। अब सोच कर देखिए, अब एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर वीक पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या हम जिसे कहें कि जियो पॉलिटिक्स इज चेंजिंग। Geopolitics is changing towards new order. Changing towards new order. या चेंजिंग या मूविंग टूवर्ड्स न्यू ऑर्डर। अब ऐसे में या यूं कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स इज चेंजिंग। जो भू राजनीति है वो लगातार बदल रही है। जियो पॉलिटिक्स इज चेंजिंग। इफ जियो पॉलिटिक्स इज चेंजिंग, अगर जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, भू राजनीति बदल रही है। इफ जियो पॉलिटिक्स इज चेंजिंग, अगर भू राजनीति बदल रही है, इफ जियो पॉलिटिक्स इज चेंजिंग, भू राजनीति अगर बदल रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, यहाँ पर इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इसके मामले में भू राजनीति बदलने के मामले में सीधा सीधा मतलब ये है जियो पॉलिटिक्स के बदलने में, कि भैया अब यहाँ पर एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है और तीसरी तरफ यहाँ पर रशिया है। अब जब 3 पावर्स खड़ी हुई हैं, ये अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर था और
सुपर पावर था और पाकिस्तानी सिस्टम्स आर मोर क्लोजर टू अमेरिका एज कंपेयर टू अदर सुपर पावर्स। पाकिस्तानी जो सिस्टम्स हैं, पाकिस्तानी सिस्टम्स चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक, मोर क्लोजर टू अमेरिका, मोर क्लोजर एंड डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन सिस्टम्स। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं वो कहीं ज़्यादा निकट हैं यानी पास हैं और कहीं ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर। अब ऐसे में चाइना, अमेरिका, रशिया का जो ये ट्रायंगल है, ये असलियत में ये जो ट्रायंगल है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और यहीं से पाकिस्तान में सिस्टम्स खराब होते जा रही हैं और पाकिस्तान अलग अलग डायमेंशंस में फंस रहा है। अब अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सिस्टम को समझे तो पहले फॉरेन पॉलिसी को समझो कि पाकिस्तान की अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो फॉरेन पॉलिसी के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। फॉरेन पॉलिसी फैक्टर्स ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी फैक्टर्स क्या हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि यहाँ फॉरेन पॉलिसी के फैक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफगानिस्तान यहाँ मैटर कर रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर अरब कंट्रीज यहाँ मैटर करती हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को सीधे सीधे इम्पैक्ट करती हैं। तीसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है जो कि पाकिस्तान, जिसके ऊपर पाकिस्तान कहीं ज़्यादा डिपेंडेंट था और अभी भी है। वहीं अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा फैक्टर चाइना यहाँ पर मैटर करता है, एक बड़ा फैक्टर यहाँ इंडिया मैटर करता है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मोटे मोटे सिस्टम्स हैं और आजकल इसमें नए फैक्टर रशिया की एंट्री हो चुकी है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना बैकयार्ड यानी गलियारा मानता है और उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ डोमिनेट किए रखता है। रशिया और के अफगानिस्तान में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और इंडिया के भी अफगानिस्तान के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। नतीजा उसका ये है कि रशिया पाकिस्तान से फ्रेंडशिप चाहता है ताकि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशंस कंट्रोल में रहें, और इंडिया जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह काम करता है अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएगा। चाइना जो है उसका अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस और जियोपॉलिटिकल जियोस्ट्रेटेजिक जो है वो इंटरेस्ट मायने रखते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स लेना चाहता है, बदले में कुछ पैसे वापस कर देता है या दे देता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ यूज़ एंड थ्रो की बात की है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यूज़ किया अफगानिस्तान के अंदर और उसके बाद उठा के उसे साइड में कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान जैसे जैसे अमेरिका को छोड़कर चाइना की गोद में जाकर बैठता हुआ नज़र आ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका की टेंशन्स बढ़ रही हैं। और यहाँ से अच्छा एक चीज़ और है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर मिलिट्री सप्लाईज और इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट है। अब इकोनॉमिक टाइज अगर पाकिस्तान के ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो भी बेईमान आदमी अपने यहाँ से पैसा चोरी करके लेके जाता है या बेईमानी करके लेके जाता है तो वो सारा पैसा चाहे आर्मी जनरल्स का हुआ, चाहे पॉलिटिशियंस का हुआ, चाहे बिजनेसमैन्स का हुआ, वो यूरोप और अमेरिका के देशों के अंदर ही पड़ा हुआ है। अरब कंट्रीज़ जो हैं उन्हें पाकिस्तान से इस्लाम के नाम के साथ साथ कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी के लिए आर्मी की ज़रूरत होगी, और सबसे बड़ी बात ये अफ़गानिस्तान इशू से लेकर अमेरिका को काउंटर करने से लेकर सारे मामलों में उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इनसे फाइनेंस की ज़रूरत है।
शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, और इंडिया और पाकिस्तान की तो राइवलरी है ही, जिसके अंदर एक तरफ कश्मीर का मामला है और दूसरा टू नेशन थ्योरी को प्रूव करने का दबाव पाकिस्तान के ऊपर हमेशा बना रहता है। और उस दबाव का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अलग हैं और इंडिया हमारा कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। अब ऐसी सिचुएशन में जब अफगानिस्तान की ये जियोपॉलिटिकल, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी है, तो असलियत में पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी को कैसे यहाँ पर कंट्रोल हो किया जाता है, ये देखेंगे। पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब असलियत में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जो फैक्टर्स हैं उनको अगर देखा जाए, तो एक तरफ यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ मौजूद है और गवर्नमेंट में इमरान खान मौजूद हैं, और इमरान खान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हैं और उनको इनएक्सपीरियंस है, यानी एक्सपीरियंस तो पहले ही बहुत ज़्यादा कम है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि असलियत में करें क्या। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्मी मौजूद है और मेरा अपना ये मानना है कि आर्मी यहाँ पर मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज। ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इतना समझ लीजिए। अब ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये चाइना के साथ जा तो रहे हैं, लेकिन चाइना के पास आर्मी को सप्लाई करने के लिए कुछ खास इक्विपमेंट्स हैं नहीं, और यहाँ क्वालिटी के इशू सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ से चिड़ी हुई इसलिए है क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जब जब और अब दोबारा से सिचुएशन जिस तरीके से बदल रही है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ आर्मी कू करते हुए देर नहीं लगाती। जब जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, सबसे पहले आर्मी कू होता है, गवर्नमेंट को यहाँ से हटाकर आर्मी को बैठा दिया जाता है। जैसे जब अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़नी थी, जब अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़नी थी तो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को भगाया गया, मुशर्रफ को वहाँ प्लांट किया गया, और 10 साल जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर इनकी पोजीशन मजबूत नहीं हुई, 10 साल तक उसे मुशर्रफ को बिठाए रखा। और जब अफ़गानिस्तान में से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के इंटरेस्ट्स ख़त्म हो गए, मुशर्रफ को भगा दिया और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी। अब जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं, या जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके से बदल रही है, उस तरीके से कहीं ना कहीं इस टाइम पर चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए पॉसिबली अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत एक बार दोबारा से है। अब ऐसे में जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है तो सीधी सी बात यह है, अमेरिका फिर दोबारा से इस जियो पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहेगा। यहाँ पर इस गवर्नमेंट और ख़ासकर इमरान खान की गवर्नमेंट, जो कि अपने आप को क्लोज़र टू चाइना एंड रशिया ये ज़्यादा फील करवा रहा है, इसको हटाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये खूब उछल के, और इमरान खान की मजबूरी है चाइना और रशिया जाना, क्योंकि इस टाइम पर जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं, उस तरीके से अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो इमरान खान अगर जाकर चाइना और रशिया की गोद में नहीं बैठते तो अब तक ये आर्मी कू हो चुका होता, आर्मी इसको उखाड़ के फेंक चुकी होती और खुद जाकर बैठ चुकी होती। तो शॉर्ट में समझिए कि इस टाइम पर डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अगेंस्ट जाती हुई नज़र आ रही है, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ भले ही इस टाइम पर खुलकर पाकिस्तान के अंदर इंटरफियर करते हुए नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से FATF से लेकर दूसरे मामले आपको दिखाई दे रहे हैं,
उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान को जानबूझकर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर डाला जा रहा है और इमरान खान की पोजीशन को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि इमरान खान को हटाकर या तो कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के कहे अनुसार चले, या फिर कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए या सीधा आर्मी रूल आ जाए जिनको कोई मतलब नहीं हो इलेक्शन से, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहते हो। अब जो भी सिचुएशन होगी वो वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के हालात खराब हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ये सबको पता, ये इस समय दिखाई दे रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर आर्मी कू की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा हो, आर्मी कू की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा हो, यानी पाकिस्तान इज मूविंग टूवर्ड्स आर्मी कू। तो दोस्तों, हमारा नतीजा ये आज के डिस्कशन से निकला कि असलियत में पाकिस्तान में जो भी हालात हैं वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जानबूझकर अलग अलग देशों की राजनीति के चलते इकट्ठे हो गए हैं, और ये जो राजनीति है ये काफ़ी ज़्यादा समस्या क्रिएट करने वाली है पाकिस्तान के लिए, और हो सकता है वहाँ दोबारा से आर्मी रूल इस्टेब्लिश हो जाए। बाकी वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।